हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी दोस्तों का स्मार्ट स्टडी अड्डा में बहुत ही स्वागत है। जितने भी नए बच्चे हैं वो सभी टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि क्लास की डेली की पीडीएफ जो है आप सभी को मिल सके। सबसे पहले हम सभी देखेंगे आज की क्लास में जो कल आपको प्रश्न दिया गया था जिसका आंसर बताना था। तो पृथ्वी राज रासो किस काल की रचना है? बहुत से बच्चों ने आंसर दिए हैं और बहुत सही आंसर दिए हैं। पृथ्वी राज रासो जो है आदिकाल की रचना है। इसके लेखक कौन है? तो चंद बरदाई है। कौन है? चंद बरदाई। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण रचना है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप सभी इसे ध्यान रखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा 18 है। आज के जो नए 40 प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपके सामने, प्राणवायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो कितने भागों में है? 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5? तो प्राणवायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। पहला है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा है महाप्राण, महाप्राण। अल्प प्राण की संख्या पूछे कितनी होती है? तो 31 होती है। महाप्राण वर्णों की संख्या पूछे तो कितने होते हैं? 15 होते हैं। अब आप पूछेंगे कौन कौन से होते हैं? तो वर्ग का जो पहला है, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। जैसे क वर्ग में क ग और अंगा, च वर्ग में च छ और ऐया। ऐसे इसी प्रकार से सभी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवे जो वर्ण होते हैं अल्प प्राण होते हैं। इसके साथ ही अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? य, र, ल और व। ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर, स्वर कितने हैं? 11 हैं। तो सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। इन्हें भी आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही जो ड होता है, ड़, जिसके नीचे बिंदी लगी हुई होती है, वो भी अल्प प्राण में आता है। महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो 15 है। इसमें कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग का दूसरा, चौथे जो वर्ण होते हैं वो महाप्राण में आते हैं। इसके साथ ही ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। स, श, श और ह। ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। इसके साथ ही जो फ होता है, फ जिसमें नुक्ता लगा हुआ होता है, वो भी महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आता है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, इसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। आपको बताने हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो य, र, ल और व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या पूछे तो 4 होती है। स, श, श और ह, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इनकी भी संख्या 4 होती है। इन्हें भी आप सभी ध्यान रखिएगा। छ, त्र, ज्ञ और स्र जो हैं, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो यही आपको बताना है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ए, ए, ओ और अ, ये क्या है? संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है ये। इनकी भी संख्या 4 है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, यहाँ से ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, जैसे वर्ण दे दिया गया था, ये छ किन शब्दों से मिलकर बना है? तो इसे हमेशा आप सभी याद रखेंगे कि किन शब्दों से मिलकर बना है। क प्लस स से मिलकर बना हुआ है। ठीक। क के नीचे सदैव क्या रहेगा? हलंत रहेगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। त्र किससे मिलकर बना है? त और र से मिलकर बना है। ठीक। ज्ञ पूछता है किससे बना है? तो ज और तैया से मिलकर बना है। स्र पूछता है किससे मिलकर बना है? तो श और र से मिलकर बना हुआ है। इसे याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है कि ये किन शब्दों से, वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि साहित्य से है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठेले पर हिमालय किस कवि की रचना है? मोहन राकेश की, धर्मवीर भारती की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की या फिर विद्यापति की? तो विद्यापति की रचना है मैथिल कोकिल। तो इन्हें आप याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, मैथिल कोकिल।
याद रखिएगा आप सभी कि मैथिल कोकिल किसकी रचना है? तो विद्यापति की है। बार-बार एग्जाम में पूछी जाती है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनकी एक रचना है अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर, ये 2017 में यूपीएसआई में भी पूछी गई है। यायावर रहेगा याद, महत्वपूर्ण रचना है तो याद रखिएगा। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। इसका आंसर जो है बी वाला सही है। मोहन राकेश की एक रचना है आखिरी चट्टान, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। आखिरी चट्टान। तो यहाँ से आप सभी के 4 प्रश्न बन रहे हैं। प्रश्न पूछे कि आखिरी चट्टान किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी की। अरे यायावर याद रहेगा, ठीक। ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की है। मैथिल कोकिल किसकी है? तो विद्यापति की है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं दोहा, रोला, चौपाई या फिर शोरठा। तो छंद के अगर भेद पूछे कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। आप सभी याद रखिएगा। सममात्रिक छंद के भेद पूछे तो इनके भी 4 होते हैं। तो जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। अगला प्रश्न है तत्भ और तत्सम से। मुंदरी शब्द का तत्सम है मुद्रिका, मुद्रारिका, मिश्र, मुंदरी। तो मुदरी का तत्सम बताना है तो मुद्रिका है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। घोटक है तुरंग सैंधव, यह सभी शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? शेर के हैं, अश्व के हैं, हाथी के हैं या फिर ऊंट के हैं? तो घोटक है तुरंग सैंधव ये सभी अश्व के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? तो अश्व के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है सुशील शब्द का विलोम है कृपाण है, क्रोधी है, कटु है या फिर दुःशील है? तो सुशील का विलोम जो है दुःशील है। क्या है? दुःशील। अगला प्रश्न है प्रीवियस ईयर है जो कि आपके सामने है। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। पद्मावत के रचयिता कबीर हैं, पद्मावत के रचयिता बिहारी हैं, पद्मावत के रचयिता जयसी हैं या फिर पद्मावत के रचयिता तुलसीदास हैं। तो आपको सही विकल्प बताना है। तो पद्मावत रचना जो है ये जयसी जी की है, मलिक मोहम्मद जयसी की। इसका राइट आंसर जो है सी है। याद रखिएगा साहित्य के प्रश्न आप सभी। अगला प्रश्न है क्षण भंगुर शब्द का अर्थ है। यूपीएसआई 2021 प्रीवियस ईयर है। तो क्षण भंगुर शब्द का अर्थ क्या होता है? क्षण में भंग होने वाला, सदा अमर रहने वाला, समाप्त होने वाला या फिर कभी समाप्त न होने वाला। तो क्षण भंगुर का अर्थ होता है जो क्षण में भंग हो जाए। इसका उत्तर जो है ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हैदराबाद किस राज्य में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है प्रीवियस ईयर। प्रश्नवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है या फिर विधानवाचक वाक्य है? तो हैदराबाद किस राज्य में है? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आप किसी से प्रश्न कर रहे हैं। जहां प्रश्न करने का बोध हो वहां पर प्रश्नवाचक होता है, ठीक वाक्य। अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। याद रखिएगा आप सभी। एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कौन-कौन से? तो उन्हें भी आप सभी याद। पहला होता है विधिवाचक, विधिवाचक या इसे विधानवाचक भी कहते हैं। दूसरा है निषेधवाचक, निषेधवाचक। तीसरा है आज्ञावाचक, आज्ञावाचक। चौथा है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। पांचवा है विस्मयवाचक, विस्मयवाचक। छठा है संदेहवाचक, संदेहवाचक। सातवां है इच्छावाचक, इच्छावाचक। आठवां है हमारा संकेतवाचक, संकेतवाचक।
वाचक। ये जो सीरियल नंबर है, ये ऊपर-नीचे भी हो सकता है, तो आप सभी याद रखिएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8 होते हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। बहुत ही महत्वपूर्ण है। रचना के आधार पर वाक्य पूछे, क्या पूछे? रचना के आधार पर वाक्य। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछता है 3 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछे तो 8 होते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, क्रिया विशेषण, संज्ञा या फिर सर्वनाम। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। इसका आंसर जो है बी वाला सही है। क्रिया विशेषण के भेद पूछे तो कुल भेद जो है 11 होते हैं। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद पूछे तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। स्थानीय क्रिया विशेषण। तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद पूछे 3 होते हैं। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। यही अगर प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद पूछे तो वो भी 3 होते हैं। कौन कौन से? साधारण क्रिया विशेषण, साधारण क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण और संयोजक क्रिया विशेषण। संयोजक क्रिया विशेषण। इसे भी आप सभी याद रखिएगा। और अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद पूछे तो 4 होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, रीतिवाचक। तो याद रखेंगे आप सभी। क्रिया विशेषण के भेद पूछे तो कुल भेद 11 होते हैं। रूप के आधार पे 3 होते हैं और प्रयोग के आधार पे 3 होते हैं। साधारण क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण और संयोजक क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर 4 होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि आपके सामने है। प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या फिर द्विगु समास है? तो प्रेम सागर में जो है तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का जो है उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद जो होते हैं अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपका बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची नहीं है। तो आदर, श्रद्धा, महत्व या फिर विस्मय। तो विस्मय जो है ये कदर का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है। अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ होता है महामूर्ख होना। क्लास को शेयर कर दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है। भूतकाल के भेद हैं। 6 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, 3 होते हैं या फिर 4। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूत, सामान्य भूत, भूतकाल पूरा लिखिए। दूसरा है आसन्न भूत, आसन्न भूत। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। चौथा है तात्कालिक भूतकाल, तात्कालिक, या फिर इसे अपूर्ण भी कहते हैं। ठीक। नहीं, तात्कालिक नहीं, सिर्फ अपूर्ण भूतकाल होगा। क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल। तात्कालिक जो है आगे पढ़ाएंगे आप सभी को। अपूर्ण भूतकाल,
अपूर्ण भूतकाल। और चौथा क्या है? संदिग्ध है, संदिग्ध भूतकाल। पांचवा है हेतु हेतुमद, हेतु हेतुमद भूतकाल। तो याद रखिएगा भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। वर्तमान काल के भेद पूछे कितने होते हैं? तो 5 होते हैं वर्तमान काल के। कौन-कौन से होते हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान, ठीक? याद रखिएगा आप सभी। अपूर्ण वर्तमान, ये सभी किसके भेद हैं? वर्तमान काल के। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भविष्य काल के? 3 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, यहाँ पर कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य। इसका आंसर जो है सी वाला सही है। कारक के भेद होते हैं, कितने होते हैं? 8 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं या फिर 4 होते हैं। तो कारक के जो है 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। कौन कौन से होते हैं? तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारण, संबंध कारक और कौन सा? अधिकरण और संबोधन, अधिकरण और संबोधन। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कितने होते हैं? 8 होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है जनता है। इसके साथ ही प्रत्येक, प्रत्येक, हर एक, भीड़, वर्षा, चर्चा, जल और आकाश, ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। इसका आंसर जो है जनता है। प्राण, हस्ताक्षर और आंसू, ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। इसके साथ ही और सारे शब्द हैं जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद, दर्शन, दर्शक, ये सदैव क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा हैं? रशीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सही है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, सरीखा शब्द में विशेषण है, क्रमवाचक, समुदायवाचक, गुणवाचक या फिर गणनावाचक। तो सरीखा शब्द में जो विशेषण है गुणवाचक विशेषण है। तो इसका उत्तर जो है सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हिम तरंगिणी के लिए किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहित्य से कि हिम तरंगिणी के लिए किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सुमित्रानंदन पंत को, अमृत राय को, माखनलाल चतुर्वेदी को या फिर हरिवंश राय बच्चन को? तो हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी मिला है किस कृति के लिए? दो चट्टाने, दो चट्टाने। कब मिला है? तो 1968 में मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को कब मिला है? तो 1968 में। किस कृति के लिए? तो दो चट्टानों के लिए। अमृत राय को किस कृति के लिए मिला है? तो कलम का सिपाही, कलम का सिपाही जो इन्होंने जीवनी लिखी थी उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया है? तो 1963 में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अमृत राय जी को कलम का सिपाही के लिए 1963 में क्या कहते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। हिम तरंगिणी के लिए किस कवि को मिला है? हिम तरंगिणी के लिए तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला है। किस सन में मिला है? तो 1955 में।
1955 में हिमतरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए मिला है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे? चलिए, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लें। कला और बूढ़ा चांद, और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, ये रचना जो है सुमित्रा नंदन पंत की है। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला है। कब मिला था? 1960 ईस्वी में। सुमित्रा नंदन पंत जी को इनकी रचना है चिदम्बरा। चिदम्बरा, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ज्ञानपीठ कब मिला था? तो 1968 में मिला था। तो याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचना है चिदम्बरा। इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ मिला था। तो यहाँ पर प्रश्न था, हिम तरंगिणी के लिए किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है 1955 में। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए मिला है? तो कला और बूढ़ा चांद के लिए। अमृत राय को किस लिए मिला है? तो कलम का सिपाही की रचना के लिए। हरिवंश राय बच्चन जी को दो चट्टानों के लिए मिला है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से 4 से 5 प्रश्न बन रहे हैं आप सभी के। चलिए, अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो आपको बताना है कि अधीन किस ऑप्शन में सही है। एक ऑप्शन सही है, बाकी के सभी ऑप्शन गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अधीन होता है। आधीन कभी नहीं होता, अधीन होता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है? तो ऑप्शन देखिए चारों आप सभी, और बताइए कि इसमें क्या त्रुटि है। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो गलत है। ठीक, सजा दी, राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया। ठीक, तो आपसे त्रुटि पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है। नेक्स्ट प्रश्न है, असीम शब्द का विलोम कौन सा होगा? यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। तो असीम का विलोम बताना है आपको। तो क्या होगा? ससीम होगा। क्या होगा? ससीम। चलिए, अगला प्रश्न है, धुंधला शब्द में विशेषण है, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर धुंधला में जो है गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, मुहावरा है, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कलई खुलना मुहावरे का अर्थ होता है भेद प्रकट होना। क्या होता है? भेद प्रकट होना। अगला प्रश्न है जो कि साहित्य से है, महत्वपूर्ण है, अधकिला फूल किस कवि की रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की, देवकी नंदन खत्री की, या फिर यशपाल की? तो यशपाल की रचना है झूठा सच, जो कि बार बार में एग्जाम में पूछा जाता है। झूठा सच। और इसके साथ ही दादा कामरेड, दादा कामरेड, ये एग्जाम में इनकी रचनाएं पूछी जाती है। झूठा सच किसकी रचना है? तो यशपाल की। दादा कामरेड किसकी रचना है? तो यशपाल की। अधकिला फूल बताना है आपको किस कवि की रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। इसके साथ ही इनकी एक रचना है ठेठ हिंदी के ठाठ, ठेठ हिंदी के ठाठ, हिंदी के ठाठ, ये भी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? तो ये अयोध्या प्रसाद हरिऔध जी के हैं। याद रखिएगा आप सभी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की एक रचना आप सभी को बतानी है। इससे पहले आपने पढ़ा भी है और आपको बताना भी होगा। ठीक, देवकी नंदन खत्री की रचना कौन सी है? तो इनकी है चंद्रकांता, देवकांता, चंद्रकांता। ये एक महत्वपूर्ण है, तो इसे आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। चंद्रकांता किसकी रचना है? देवकी नंदन खत्री की। सच और दादा कामरेड यशपाल की है। ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी है? हरिऔध की है। चलिए, और अधिकेला फूल भी किसकी है? हरिऔध की है। अगला प्रश्न है, तमस किस कवि की रचना है? भीष्म साहनी की, मोहन डाकेश की, नासिरा शर्मा की, या फिर काशीनाथ सिंह की? तो काशीनाथ सिंह की एक रचना है काशी का अस्सी, काशी का अस्सी, काशी का अस्सी। इसके साथ ही रेहन पर रघु, रेहन पर रघु, रघु, ये भी महत्वपूर्ण है। किसकी रचना है? काशी का अस्सी, रेहन पर रघु, ये काशीनाथ
सिंह जी की रचना है। तमस किसकी रचना है? तो ये भीष्म साहनी की रचना है। किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। नासिरा शर्मा की रचना है ठीकरे की मंगनी। ठीकरे की मंगनी। इसके साथ ही परिजात। परिजात और ठीकरे की मंगनी ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं कि किसकी रचना है। और एक रचना और है कागज की नाव, वो भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मोहन राकेश की रचना है अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे। इससे पहले भी आप सभी ने मोहन राकेश की एक रचना पढ़ी है, कौन सी रचना थी आप सभी कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव? तो ध्यान मग्न में तत्पुरुष समास है। कर्मधारय समास पूछे उसका मतलब जो पहचान होती है, तो जिस समास में विशेषण विशेष्य का संबंध हो या उपमेय उपमान का संबंध हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। अव्ययी भाव में क्या होता है? प्रथम पद जो है प्रधान होता है या द्वितीय पद भी प्रधान हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन सही है तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद सदैव प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं? तो जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं। राइट आंसर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? कन्नी काटना, पेंच लड़ाकर पतंग काटना, कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, पत्थर की लकीर, अमिट या पक्की बात, सिर धुनना, पश्चाताप करना। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा। कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ ये नहीं होता है। क्या होता है कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ? तो आप सभी बताइएगा। कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ होता है जैसे नजरें चुराकर चले जाना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है वैदिक संस्कृत है। कौन सी है? वैदिक संस्कृत। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है, आठवां हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, जोहानिसबर्ग, भोपाल या फिर पोर्ट लुइस? तो आठवां हिंदी सम्मेलन का जो विषय था क्या था अगर पूछता है तो विश्व मंच पर हिंदी था। विश्व मंच पर हिंदी। विश्व मंच पर हिंदी। जो थीम नहीं होती, तो वो थीम जो थी उस समय आठवें हिंदी सम्मेलन की तो विश्व मंच की हिंदी थी। और इसका राइट आंसर जो है ए होगा। न्यूयॉर्क में हुआ था। कब कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। जोहानिसबर्ग में अगर पूछे कौन सा हिंदी सम्मेलन हुआ था तो 9वां हिंदी सम्मेलन हुआ था। भोपाल में कौन सा हिंदी सम्मेलन हुआ था? तो 10वां हिंदी सम्मेलन हुआ था। पोर्ट लुइस में कौन सा हिंदी सम्मेलन हुआ था? तो 11वां हुआ था। कौन सा हुआ था? 11वां। 8वां हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। याद रखेंगे आप सभी। चलिए अगला प्रश्न है, दुकाल में कैसा उपसर्ग है? तो दुकाल में हिंदी का उपसर्ग है। उपसर्ग दो होते हैं हिंदी या उर्दू के। हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं? तो 22 उपसर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है? लावारिस, सजग, संयोग, विदेश? यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। तो यहाँ पर जो लावारिस शब्द है ये भिन्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गमला और अल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? एग्जाम में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। तो गमला और अल्पिन जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? यूपीएसआई 2017, राजस्व लेखपाल 2015 दोनों में ये प्रश्न आया हुआ है। तो काली घटा का घमंड घटा यहाँ पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जहां गांठ तहां रस नहीं यह जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो जहां गांठ तहां रस नहीं यहाँ पर श्लेष अलंकार है। कैसा अलंकार है? श्लेष अलंकार।
अगला प्रश्न है जो कि साहित्य से है, महत्वपूर्ण है। अर्धनारीश्वर किस कवि की रचना है? विष्णु प्रभाकर, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं अभी आपने पढ़ी हैं, तो उन्हें ध्यान रखिएगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सभी को याद रहे। तो अर्धनारीश्वर जो है विष्णु प्रभाकर की रचना है। किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की। याद रखिएगा। आज के लिए आप सभी का एक प्रश्न है, 40 में से कितने प्रश्न आप सभी ने सही किए हैं जरूर बताइएगा। आज टाइम थोड़ा ज्यादा लगा क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, उन्हें एक्सप्लेन करना जरूरी था। तो चलिए आज के लिए ये प्रश्न है जिसका आंसर आपको देना है। य और व में स्वर है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अर्ध स्वर या फिर प्लुत स्वर। तो आप सभी आंसर दीजिएगा। आज का सेशन यही समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं नए 40 प्रश्नों के साथ। तब तक आप सभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।